हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन नेटवर्क पर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वह है हमारी समकालीन भारत में शिक्षा सेमेस्टर 1 के लिए। ये वीडियो रहने वाली है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इन इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए यहाँ पर तैयार किए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे ही, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आपका पूछा ना गया हो। इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि आपसे कोई क्वेश्चन रह ना सके। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है हमारा, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी थी, लेकिन गांधी जी का जो शैक्षिक दर्शन क्या था। पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को ध्यान में रखते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, आपके एग्जाम में लगातार कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की महत्वपूर्ण अवधारणा दी थी, लेकिन उनका शैक्षिक दर्शन सरलता और स्वावलंबन, गुरु शिष्य संबंध और समाज सेवा पर ही आधारित था। जो महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा थी दोस्तों, उनका जो दर्शन सरलता और गुरु शिष्य का जो संबंध था वो समाज सेवा पर ही आधारित था। वे शिक्षा को जीवन का हिस्सा मानते थे, वे शिक्षा को ही हमेशा जीवन का हिस्सा मानते थे और बुनियादी शिक्षा के माध्यम से जाति पात, असहमति और असहमति के बावजूद भी समाज को एकत्र लाने का प्रयास किया उन्होंने। बुनियादी शिक्षा के माध्यम से ही महात्मा गांधी जी ने असहमति के बावजूद भी समाज को एक साथ लाने का उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। और गांधी जी का पाठ्यक्रम सरल और आवश्यक ज्ञान के बारे में था। गांधी जी का जो मुख्य रूप से पाठ्यक्रम था वो सरल और आवश्यक ज्ञान के बारे में था, जिसमें ग्रामीण और गांवों के आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। गांधी जी की जो शिक्षा थी वो मुख्य रूप से गाँव की आवश्यकताओं के आधार पर ही होती थी और उनका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को अपने जीवन के लिए उपयोगी बनाना। उनका जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को अपने जीवन के लिए उपयोगी बनाना था। अब शिक्षण विधियों में वो गुरु और शिष्य संबंध की महत्वपूर्ण भूमिका को मानते थे। गांधी जी का कहना है कि यदि शिक्षा प्राप्त करनी है तो बिना गुरु के हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो गुरु और शिष्य के संबंध की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा गुरु के पास से होनी चाहिए। गांधी जी का कहना है कि जो शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए वो गुरु से ही प्राप्त करनी चाहिए और गुरु को शिक्षा के ग्रामीणता और दैहिक श्रम के साथ सिखाना चाहिए। उनके दर्शनों का परिणाम स्वदेशी आंदोलन के उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों जैसे गुरुकुल का निर्माण हुआ था, जो भारतीय संस्कृति और दैहिक श्रम के मूल्यों पर आधारित थे। गांधी जी का शैक्षिक दर्शन भारतीय समाज में बुनियादी शिक्षा के महत्व को समझने और विद्यार्थियों को समाज सेवा के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण था। जो गांधी जी की जो शिक्षा थी वो विद्यार्थियों को समाज सेवा बनाना था और माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण था। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। औपनिवेशिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये भारत की स्वदेशी शिक्षा प्रणाली से किस प्रकार भिन्न था। औपनिवेशिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो शिक्षार्थियों को व्यापक बनाना। जो औपनिवेशिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था वो था दोस्तों शिक्षार्थियों को व्यापक बनाना, नैतिकता और व्यक्तिगत विकास के साथ साथ उनको समृद्ध करना। इसका उद्देश्य छात्रों का विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए सैकड़ों विकल्प प्रदान करना था, जिसमें उनके रोजगार और कैरियर के विकल्प विस्तारित होते थे। इसके विपरीत भारत की स्वदेशी शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को भारतीय संस्कृति, मूल्यों और भाषा के साथ ही मजबूत जड़ें थी। यह शिक्षा प्रणाली भारतीय भूमि और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है, शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले के योगदान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन। सावित्रीबाई फुले भारतीय शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिला। शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये सावित्रीबाई जो फुले है इन्होंने शिक्षा के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी रही है। उनके योगदान की प्रमुख जो विशेषताएँ हैं वो इस प्रकार से हैं। शिक्षा के पक्ष में अग्रताओं। सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के पक्ष में प्राचीन भारतीय समाज में एक उत्कृष्ट भूमिका दायर की है। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया और उन्हें शिक्षा के अधिकार देने की बात भी कही है। चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, शिक्षा केंद्र की स्थापना। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले ने पुणे में हिंदू महिला धर्म सभा की स्थापना की थी,
जिससे महिलाओं के लिए शिक्षा केंद्र स्थापित हो गए थे। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है समाज में सामाजिक परिवर्तन। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षित बनाकर समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने का माध्यम बनाया है। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा में बदलाव लाकर काफ़ी सामाजिक परिवर्तन बनाने का कोशिश की है, लेकिन उन्होंने जाति पात और असहमति अंधविश्वास के खिलाफ लड़ा और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा को एक आदर्श तरीके से प्रदान की थी। ये सावित्रीबाई जो फुले हैं, एक अंधविश्वास के प्रति इन्होंने लड़ाई लड़ी है और असहमति के दौरान भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा को एक आदर्श तरीके से प्रदान की थी। सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में अपनी साहसिक और समर्पित योगदान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर भी उपलब्ध कराए थे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता करेगा? लैंगिक असमानता को दूर करने में के लिए आप कौन सी विभिन्न रणनीतियाँ अपना सकते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, शिक्षा के प्रति पहुंच में कठिनाइयों का सामना करते हैं। ये जो राइट टू एक्ट है शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी मदद तो करता है और विशेष रूप से ऐसे लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, जिनके पास पैसों की कमी हो, शिक्षा के प्रति पहुँच में कठिनाइयों का सामना करते हैं। और यह अधिनियम निम्नलिखित तरीकों से सहायता कर सकता है। कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हमें सहायता प्रदान कर सकता है? आर्थिक सहायता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है, जिससे उनके बच्चों की जो पढ़ाई है वो पूर्ण रूप से वो अपनी कंप्लीट कर सकें। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लैंगिक असमानता को दूर करने की रणनीति। लैंगिक असमानता को कम करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नारी और पुरुषों के बीच में समानता का बढ़ावा देने वाली रणनीतियों को अपना सकते हैं और सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से लैंगिक असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो है नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है सामाजिक बदलाव। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम द्वारा सामाजिक बदलाव को प्रोत्साहित किया जा सकता है। विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने में भी यह अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। माता पिता और शिक्षक एक लिंग मुक्त समाज कैसे बना सकते हैं, व्याख्या कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। माता पिता और शिक्षा एक लिंग मुक्त समाज को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नंबर 1 है शिक्षा में समानता। माता पिता और शिक्षकों को बच्चों को लड़कों और लड़कियों के बीच में शिक्षा के प्रति समान अधिकार हैं और मौके देने की शिक्षा देने में भी काम करना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लैंगिक असमानता के खिलाफ शिक्षा। माता पिता और लैंगिक असमानता के खिलाफ शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को लैंगिक समानता और आदर्शों के प्रति जागरूक कर सकते हैं। अगला जो इसका पॉइंट है वो है जागरूक समाज का निर्माण। माता पिता और शिक्षक द्वारा सशक्त बच्चों को पालन पोषण करना और समाज के लिए जागरूक बनाना समाज में लैंगिक महिला मुक्त की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विस्तार से चर्चा कीजिए। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है उनकी यहाँ पर विस्तार से चर्चा करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता के संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन अधिकारों का लक्ष्य नागरिकों के स्वतंत्रता और समानता और न्याय की सुनिश्चित करना है। नंबर 1 स्वतंत्रता का अधिकार। इन अधिकारों में से कुछ ऐसे भाषण, संवाद और विचार स्वतंत्रता के अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ ही अपने विचार व्यक्त करने का हक प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता के साथ साथ ये अपने विचार व्यक्त करने के लिए भी उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्र करते हैं। धर्मनिरपेक्ष संविधान द्वारा स्थापित किया गया हर व्यक्ति को धर्म, विश्वास और आस्था का स्वतंत्र चयन होना चाहिए। ये इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है उसको कोई भी धर्म अपनाना, विश्वास, आस्था का स्वतंत्र चयन होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी का क्या है? समानता का अधिकार।
इन अधिकारों के माध्यम से सामान्य नागरिकों को सामान्य और न्याय के लिए सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट जो इसी का पॉइंट है वो है जीवन की सुरक्षा। अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 और 45 द्वारा शिक्षा के अधिकार का सुनिश्चित किया गया है और वह सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य होना चाहिए। शिक्षा के अधिकार में यह बात कही गई है कि जो सभी बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन निषिद्ध है और ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत और नगर पालिकाएँ स्वशासन की संस्था के रूप में कैसे कार्य करती हैं? आरटीआई के विशेष संदर्भ में शिक्षा में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिए। पंचायत और नगर पालिकाएँ स्वशासन की संस्था के रूप में भारतीय समाज में क्षेत्रीय और स्थानीय विकास के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है कि स्थानीय समस्याएं, जो जनता की समस्याएं होती हैं उनका समाधान करना और स्थानीय यानी जनता का विकास करना और प्रोत्साहित करना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षा के क्षेत्र में पंचायत और नगर पालिकाएँ शिक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करने में, सुधारने में के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आरटीआई सर्व शिक्षा अधिकार के तहत इन स्थानीय संस्थाओं को शिक्षा के क्षेत्र में विधायिका और न्यायपालिका की विधायिका की भूमिका। पंचायतें और नगर पालिकाओं को विद्यालयों की व्यवस्था, शिक्षकों की भर्ती और पाठ्यक्रमों की तैयारी और शिक्षा सेवाओं के प्रदान के संदर्भ में विधायिका की भूमिका निभानी होती है। यहाँ तक कि विधायिका द्वारा आरटीआई के तहत हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी भी दी जाती है। जो विधायिका होती है इसके तहत सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, अनिवार्य गारंटी की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है न्यायपालिका की भूमिका। न्यायपालिका की कितनी भूमिका है? पंचायतों और नगर पालिकाओं के द्वारा न्याय की भूमिका निभाने का यह काम करता है। जो पंचायतें होती हैं, नगर पालिकाएँ होती हैं, उन सभी लोगों को न्याय दिलाने का काम है जो न्यायपालिका का होता है। वह छात्रों की शिक्षा से संबंधित भी विवादों को समाधान करने और शिक्षा संवाद को संरक्षित करने में मदद करते हैं। ये शिक्षा के मामले में भी बच्चों के साथ में जो भी कोई अन्याय होता है उसको न्याय दिलाने का काम करती हैं। इसी तरह पंचायत और नगर पालिका स्वशासन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में विधायिका और न्यायपालिका की भूमिकाएं निभाती हैं, स्थानीय शिक्षा के विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय संविधान में शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान में शिक्षा के संदर्भ में कई जो प्रावधान है वो महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। सर्व शिक्षा अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई। आर्टिकल 21A द्वारा भारतीय संविधान में सर्व शिक्षा के अधिकार की प्रावधान की गई है, जिसके तहत 6 से 14 वर्षीय बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा की बात कही गई है। सर्व शिक्षा अधिकार में ये बात कही गई है कि जो भी 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। भारतीय संविधान में शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रमाणित करने का जो प्रावधान है वो है एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। राज्य स्तरीय विशेष अधिकार यानी स्टेट लेवल स्पेशल प्रोविजंस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में निराधिकृत वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। विशेष अधिकार यानी स्पेशल प्रोविजनल्स। आर्टिकल 15A और 46 के तहत आरक्षित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रावधान करने का जो अधिकार भी प्रादेशिक सरकार को दिया गया है। संविधान के अन्य अनुच्छेद हैं जो यानी अदर प्रोविजंस हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद जैसे आर्टिकल 29, 30, 45 और 51 शिक्षा के तहत क्षेत्र में विभिन्न प्रावधानों को बयान करते हैं, जिनमें शिक्षा के मानकों और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों काफ़ी है, इतना ही। और हमने जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, हो सके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।